लास्ट टाइम हमने जो सर डिस्कस, एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने तो ओके, लास्ट टाइम हमने पंप को स्टार्ट किया था, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक ओके, है, जल्दी पंप जल्दी। के अंदर जो भी थे, जो जो भी स्पेसिफिकेशन है वो हमने लास्ट टाइम हमने स्टडी कर ली थी। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप और उसके बारे में इम्पल रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। ओके, इसके अंदर से आज का टॉपिक, कल का टॉपिक था हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, उसके बारे में आगे स्टडी कर रहे थे। उसका हमने पहले तो कंस्ट्रक्शन देखा कि उसके अंदर इम्पेलर क्या है, उसके अंदर केसिंग क्या है, उसके सक्शन पाइप किसको बोलते हैं, डिलीवरी पाइप किसको बोलते हैं, वो कल हमने स्टडी कर ली। उसके बाद हमने देखा उसका 3D मॉडल कि कैसा, उसके अंदर डिफरेंट हेड के बारे में देखा, सक्शन हेड किसको बोलते हैं, डिलीवरी हेड किसको बोलते हैं, उसके बारे में देखा हमने। फिर हमने इनलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था कि इनलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनता है, उसमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, और ब्लेड की वेलोसिटी क्या है। ओके, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर और भी डिस्कस किया था ब्लेड इनलेट एंगल, अगर ब्लेड की हमें कोई भी पोजीशन पे वेलोसिटी चाहिए तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ब्लेड की आउटर पे हमें वेलोसिटी चाहिए तो वो कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। ओके, उसके बारे में हम आगे बढ़े थे। उसके उसके अंदर हमने ये देखा था कि वेलोसिटी क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है इनलेट पे, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है इनलेट पे, और ब्लेड की वेलोसिटी क्या है इनलेट पे, और एंगल थीटा क्या डिफाइन करता है वो भी हमने चेक किया था। ओके, और ऐसे के ऐसे हमने स्टडी की थी आउटलेट पे, पॉइंट 2 पे, कि उसकी आउटलेट वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, आउटलेट एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है, और आउटलेट ब्लेड ब्लेड की वेलोसिटी क्या है, और एंगल के बारे में स्टडी किया था। उसके अंदर हमने और फर्दर स्टडी की थी कि जो इसके कंपोनेंट, वेलोसिटी के कंपोनेंट, जो कौन से कंपोनेंट, एक तो जो ब्लेड है उसी डायरेक्शन का एक कंपोनेंट, और उसके 90 एंगल पे दूसरा कंपोनेंट, यानी कि ब्लेड की रोटेशन स्पीड जिस डायरेक्शन से रोटेट हो रही है उसकी जो लीनियर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट, वो दो कंपोनेंट हमने कल डिस्कस किए थे। तो जो ब्लेड की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसको वर्क कंपोनेंट बोलते हैं, और जो फ्लो की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है उसको फ्लो फ्लो वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, यानी कि वी एफ का मतलब है वी एफ का मतलब क्या है, फ्लो वेलोसिटी, और वर्क कंपोनेंट का मतलब क्या है, वी डब्ल्यू, जिससे हम डिफाइन करते हैं वी डब्ल्यू। ओके, तो वी एफ किस में काम आता है कि हमें फ्लूइड की वेलोसिटी जाननी है, फ्लो की वेलोसिटी जाननी है कि कितने फ्लो से वो आउटलेट होगा, तो उसके लिए हमें वी एफ काम आता है। वी डब्ल्यू क्या काम आता है कि जितना वर्क यूज हुआ, हाउ अगर कैलकुलेट करना है कि हाउ मच वी इन्वेस्ट दी वर्क। ओके, तो दैट टाइम वी कैलकुलेट दी वी डब्ल्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वी डब्ल्यू एंड वी एफ। ओके, तो वी एफ आपको फ्लो वेलोसिटी दिखाता है, वी डब्ल्यू आपको वर्क दिखाता है। ओके, यहाँ पे वी एफ, यहाँ पे वी एफ कंपोनेंट और वी डब्ल्यू कंपोनेंट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये 90 एंगल पे इनलेट हो रहा है फ्लो, यानी कि V1 का कोई भी एंगल यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो V1 होगा वो VF1 यानी कि फ्लूइड का फ्लो कंपोनेंट बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने स्टडी की थी इसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। कल एक नियम हमने रूल्स देखा था, अगर कोई मास है m, ओके, और उसकी वेलोसिटी है v, तो फोर्स m इंटू वी। ओके, और इसको अगर मुझे टॉर्क में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, उसके साथ मैं एक r कनेक्ट कर लूंगा। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो मुझे टॉर्क मिल जाएगा। ओके, टॉर्क का इक्वेशन देखा था। तो अगर मुझे ये इक्वेशन है, मेरा टॉर्क का इक्वेशन है, ये टोटल इक्वेशन मैंने r कनेक्ट कर दिया, मास वेलोसिटी एंड r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, तो ये है फाइनल माइनस इनिशियल, यू डिवाइड बाय टाइम, तो मैंने टॉर्क डिफरेंस मिल जाएगा। तो टॉर्क का इक्वेशन क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो पुराना इक्वेशन था हमारा सेम ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आर चेंज हो जाएगा, आर आएगा यहाँ पे, एक रेडियस एडिशनल हो जाएगी, जो रेडियस इनलेट पे रेडियस और आउटलेट पे रेडियस। ओके, ये एडिशनल हो जाएगी, यानी कि ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, पहले हमारा इक्वेशन क्या था, तो पहले इक्वेशन था एफ इज इक्वल टू रो क्यू यानी कि एम मास प्रोवाइडेड। ओके, रो क्यू इक्वेशन क्या था, वी इनिशियल माइनस भी फाइनल। माइनस वी फाइनल। ओके, अगर मुझे इस इक्वेशन को टॉर्क में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय आर करना पड़ेगा, यानी कि रेडियस, तो ये टॉर्क बन जाएगा। अगर रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टॉर्क बन जाएगा। तो यहाँ पर भी इनिशियल के सामने भी रेडियस आएगी और फाइनल के पास भी रेडियस आएगी। ओके,
तो ये इक्वेशन हमारा काम आएगा, यही इक्वेशन है जो हम यूज कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में इस r को ऐड किया और इस r को ऐड किया। ओके, ये दोनों r को हमने ऐड किया। अब यहाँ पर ये VW2 और VR2 ये क्या है, VW2 ये कल हमने लास्ट टाइम देखा था, VW2 क्या है आउटलेट पे, VW2 क्या है आउटलेट पे जो उसका वर्क कंपोनेंट है VW। अब यहाँ पे आउटलेट पे वर्क कंपोनेंट क्यों लेते हैं टॉर्क के अंदर, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अगर कोई रेडियस r है, कोई रेडियस कोई सर्कल है और बीच में सेंटर उसका ये कोई सेंटर है और ये डिस्टेंस d है, ओके, और यहाँ पर मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स में तो इस डायरेक्शन वाला फोर्स तो किसी काम का नहीं है, मुझे कौन सा फोर्स निकालना पड़ेगा, इस डायरेक्शन वाला फोर्स। ओके, अगर इस डायरेक्शन वाला फोर्स में निकालता हूँ तो उस फोर्स इनटू डिस्टेंस ये d करता हूँ तो मुझे टॉर्क मिल जाएगा। ओके, तो ये कंपोनेंट मुझे किसी काम का नहीं है, तो ये कंपोनेंट कौन सा है, ये ऊपर वाला फ्लो कंपोनेंट, ये हमारे किसी काम का नहीं है टॉर्क निकालने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, ये वाला कंपोनेंट काम आएगा, क्योंकि ये पूरा सर्कल है, ऐसे करके पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, इसका रेडियस कुछ यहाँ पे कुछ इसका सेंटर है। ओके, और सेंटर से ये कोई डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पर मुझे फोर्स कौन सा काम आएगा, तो ये VW1 और VW2, यहाँ पे VW1 तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ VW2 है, तो हमें VW1 और VW2 को कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन में VW2 क्यों आया, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमें वर्क कंपोनेंट चाहिए, बाकी कुछ चाहिए नहीं। तो यहाँ पे हमें VW2 क्यों आया, क्योंकि हमें वर्क कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि टॉर्क के लिए सिर्फ वर्क कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अगर सर्कल है, आपको फिर से बताता हूँ, अगर सर्कल है तो ये वाला कंपोनेंट आपको किसी काम का नहीं है। अगर मुझे टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालना है तो मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, तो इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट चाहिए। तो ये जो डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है इसको हम वर्क कंपोनेंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे VW2 यानी कि आउटलेट पे वर्क कंपोनेंट, और ये इनलेट पे वर्क कंपोनेंट, और ये क्या है इनलेट पे रेडियस r, और ये है आउटलेट पे रेडियस। ओके, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, किसका इक्वेशन बन जाएगा, टॉर्क का इक्वेशन बन जाएगा। जैसे हमने फोर्स का इक्वेशन निकाला था, ऐसे ही ये टॉर्क में कन्वर्ट हो गया है। कैसे कन्वर्ट हो गया है, फोर्स इनटू डिस्टेंस करके, फोर्स इनटू जो भी है डायमीटर, जो भी है वो रेडियस या डायमीटर। ओके, डायमीटर नहीं आएगा, रेडियस आएगा। ओके, रेडियस आएगा, तो रेडियस से हमारा टॉर्क मिल जाएगा। अब यहाँ पे VW1 की वैल्यू 0 है, वो तो क्योंकि 90 एंगल पे VW1 0 हो जाएगा, तो टॉर्क का इक्वेशन क्या है, VW2 V into R2, VW2 into R2। ओके, टॉर्क में से पावर मुझे निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, टॉर्क से पावर निकालना है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, तो मुझे टॉर्क यानी कि पावर मिल जाएगा, जो भी इक्वेशन था पहले का पहले इक्वेशन सेम, यहाँ पे R2 into W, W क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को ओके, अब यहाँ पे आपको ये पता है ओमेगा इंटू आर क्या बन जाएगा, ओमेगा इंटू आर। अगर कोई ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पे R2 इंटू ओमेगा है, तो ओमेगा ओके, अगर कोई रेडियस r है, कोई सर्कल है, ओके, यहाँ पे उसकी स्पीड है, एंगुलर स्पीड है ओमेगा है। ओके, और मुझे इसका डिस्टेंस पता है, इसका डायमीटर पता है, यानी कि रेडियस पता है, इसकी मुझे रेडियस पता है, तो मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, तो कैसे निकालूं, एक्स, यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, लिनियर वेलोसिटी चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा इंटू आर इंटू वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा इंटू आर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी उस पॉइंट पे, यानी कि ये u बन जाएगा। तो ये u कौन सा होगा, u2, ये आउटलेट पे है, ब्लेड के आउटलेट पे है, तो यानी कि ये u2 बन जाएगा। तो ओमेगा इंटू आर की जगह पे हमने क्या लिख लिया, u2 लिख लिया। हमारा इक्वेशन बन गया रो क्यू VW2 इंटू u2। ये है हमारा पावर का इक्वेशन, किसके लिए, टरबाइन के लिए, पंप के लिए, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रो क्यू VW2 इंटू u2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को समझ लेना। चलो एक ये है ऑयलर हेड, ये ऑयलर हेड क्या है, तो ये इसके बारे में समझते हैं कि इंपेलर पे कुछ पावर अवेलेबल होगी, इंपेलर पे जो हमारा इंपेलर है उस पे कुछ पावर अवेलेबल होगी, तो इंपेलर पावर और उसमें कितना वेट फ्लूइड पर टाइम इनलेट हो रहा है, कितना फ्लूइड इनलेट हो रहा है पर टाइम पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा। ओके, इसको ऑयलर हेड बोलते हैं।
तो अगर इक्वेशन में मैं टोटल मैंने ये तो कैलकुलेट कर लिया इम्पेलर पावर, पावर को हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी जो इक्वेशन पावर कैलकुलेट किया था वो इम्पेलर का पावर कैलकुलेट किया था। ओके, ये इम्पेलर का पावर हमने कैलकुलेट किया था। ओके, और वेट यानी कि ये क्या है, वेट, वेट का क्या होता है, वेट W इज इक्वल टू एम इंटू जी। ओके, ये m इंटू जी, एम की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू क्यू लिख सकता हूँ, रो इंटू क्यू इंटू जी। ओके, तो रो क्यू जी, और यहाँ से रो क्यू कैंसिल हो जाएगा जी, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा, इसको बोलते हैं ऑयलर हेड। ओके, ये इक्वेशन है ऑयलर हेड का। ये आपको काम आएगा कैलकुलेशंस करने के लिए, एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए ऑयलर हेड को काम आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है दूसरा हेड है मैनोमेट्रिक हेड। मैनोमेट्रिक हेड किसको बोलते हैं, जो टोटल ऑयलर हेड हमारे पास बचा है उसमें से अगर लॉसेस निकालू इम्पेलर के और लॉसेस निकालू केसिंग के, तो जो बाद में हेड बचेगा तो उसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल होगा जो हेड, वो उसको बोलेंगे मैनोमेट्रिक हेड। यानी कि जो टोटल हेड अवेलेबल है, ये टोटल हेड, उसमें से मैं लॉसेस निकालू इम्पेलर के और लॉसेस निकालू केसिंग के, तो उसमें से जो बाकी बाकी बचेगा, जैसे कि मान लो हेड अवेलेबल है 10 मीटर। ओके, यहाँ पे इम्पेलर पे 1 मीटर लॉसेस हो रहे हैं और केसिंग में 1 मीटर लॉसेस हो रहे हैं, तो फाइनल जो हेड होगा तो कौन सा होगा, फाइनल हेड जो होगा कौन सा होगा, फाइनल हेड होगा वो, फाइनल हेड इज इक्वल टू एच इक्वल टू, फाइनल हेड क्या होगा, तो फाइनल हेड इज इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल हेड जो अवेलेबल था 10 माइनस, एक तो केसिंग इम्पेलर का हेड माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, और दूसरा केसिंग का हेड माइनस हो जाएगा तो 1 एक और माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 8, यानी कि टोटल अवेलेबल हेड जो होगा 8 ही होगा, तो 8 मीटर ही होगा। ओके, यानी कि जो हेड था उसमें लॉसेस हुए थे, तो ये जो इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड। ये पंप का लॉस 0 होता है। डिस्कस करेंगे, आगे भी डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक स्पीड के बारे में, लेकिन अभी समझ लो थोड़ा बहुत। ये स्पेसिफिक स्पीड होती क्या है कि अगर मुझे दो टरबाइन को कंपेयर करना है, दो पंप को कंपेयर करना है, या पंप या टरबाइन को कंपेयर करना है, तो हम स्पेसिफिक स्पीड से कंपेयर कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा है, ओके, तो वो ज्यादा हेड के लिए यूज होता है, ज्यादा हेड अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा चाहिए। कम हेड के लिए मुझे कोई पंप बनाना है तो मुझे स्पेसिफिक स्पीड कम होगी, तो स्पेसिफिक स्पीड में ये है आरपीएम, ये है क्यू, और ये है मैनोमेट्रिक हेड, जो हमने ये कैलकुलेट किया, ये मैनोमेट्रिक हेड। तो इसके रेफरेंस से मुझे कैलकुलेशन मिल सकती है कि पंप कौन से कैटेगरी में आता है। तो ये क्या स्पेसिफिक स्पीड क्या करती है, इस कन्वर्ट, यानी कि ये स्पेसिफिक स्पीड हमें बताती है कि कौन से कैटेगरी में पंप आता है। ओके, चलो एक एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, एक एग्जांपल सॉल्व करना है, आपके डिस्प्ले पे एक एग्जांपल देके रखा है, ये आपको सॉल्व करना है। चलो मैं समझाता हूँ एग्जांपल है क्या, तो आपको धीरे धीरे पूरा पंप वाला पोर्शन समझ में आ जाएगा। तो इसमें एग्जांपल को समझते हैं। पहले तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ इम्पेलर, तो पहले तो जो इम्पेलर होगा ये है, ये पूरा इम्पेलर है। ओके, तो इसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, यानी कि ये होगा इंटरनल डायमीटर, ये D1, और ये एक्सटर्नल डायमीटर हो गया ये D2, ये हो गया D2। ओके, D1 और D2 इम्पेलर का एक्सटर्नल और डायमीटर आपने देके रखा है 200 mm, M 400 mm। ओके, ये आउटर डायमीटर है 400 mm एंड 200 है इनर डायमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, पंप रनिंग इज, यहाँ पे आरपीएम देके रखा है, तो रनिंग आरपीएम को किस में डिनोट करते हैं हम आरपीएम को एन से लिखते हैं, एन, एन देके रखा है आरपीएम, आरपीएम कितना है, तो 1200 आरपीएम देके रखा है, 1200 आरपीएम देके रखा है, 1200 आरपीएम। ओके, और बाकी क्या देके रखा है कि इनलेट एंड आउटलेट एंगल देके रखा है, ये इनलेट एंगल एंड आउटलेट एंगल, तो यहाँ पे ये वैल्यू देके रखी है इनलेट एंगल एंड आउटलेट एंगल की। ओके, और द वाटर एंटर इन द इम्पेलर रेडियली, ये क्या बोला है कि अगर वाटर जो इनलेट में एंटर हो रहा है वो रेडियली एंटर हो रहा है, यानी कि जो ब्लेड है उसी वेलोसिटी, उसी ब्लेड की डायरेक्शन में वो एंटर हो रहा है, यानी कि वो 90 एंगल है। यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे जो बीटा है जिसको बोलते हैं, ये बीटा है, ये 90 एंगल है। ओके, ये बीटा की वैल्यू देख के रखी है कि 90 एंगल है। ओके, द वाटर एंटर इन द इम्पेलर, ये तो हमने भी देख लिया। डिटरमाइन द वर्क डन, W निकालना है। ओके, डिटरमाइन द वर्क डन यूनिट वेट। ओके, यानी कि हमें वर्क डन निकालना है। पहले तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो मुझे वर्क डन का इक्वेशन क्या क्या है, कोई बता सकता है वर्क डन का इक्वेशन, हमने लास्ट टाइम जो डिराइव किया वर्क डन का इक्वेशन था।
रो क्यू फिर वी डब्ल्यू टू इंटू यू टू। तो हमें सब निकालने के लिए पहले तो रो वाटर है तो रो उसका पता है हमें। क्यू भी निकालना पड़ेगा। क्यू यहाँ पे देके नहीं रखा, क्यू नहीं दे के रखा है तो क्यू भी निकालना पड़ेगा। और क्या है बाकी ये VW2 पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, VW2 को कैलकुलेट करेंगे। U2 को तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो VW2 और U2 को कैसे कैलकुलेट करें? चलो कोई बता सकता है U2 और VW2 को कैसे कैलकुलेट करें? पाई डी एन बाई 60। हाँ ये UW2 तो डायरेक्ट मिल जाएगा, U2 मिल जाएगा, क्या कैसे मिल जाएगा? पाई पाई डी एन डी एन बाय 60, पाई डी एन बाय 60, ये 60। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा U2, यानी कि U2 कौन सा है, ये ऊपर वाला, ये U2 हमें मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया U2। चलो और U1 भी निकल जाएगा यहाँ से। तो U1 कैसे निकलेगा, तो पाई डी 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो वहाँ पे पाई डी 2 आ जाएगा। और स्पीड तो देके रखी है, वहां से हमें 60 डिग्री, तो ये भी निकल जाएगा। तो U2 U1 और U2 तो निकाल दिए। चलो पहले हमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमने U1 निकाल दिया और U2 निकाल दिया। अब क्या करें, चलो ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है कैलकुलेशंस के हिसाब से, और ये भी हमारे पास है, U1 और U2 हमारे पास है। अब क्या करें, वेलोसिटी ये थीटा दे के रखा है, ये इसकी वैल्यू हमारे पास है, थीटा की वैल्यू कितनी है, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट पे कितनी है, 20 डिग्री है, आउटलेट पे 30 डिग्री है, तो यानी कि ये एंगल हमारे पास है 20 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, VR2 भी मिल सकता है। समझ रहे हो ना, VR2 कैसे निकालेंगे, अगर ये थीटा है तो VR2 निकालना कैसे निकालू मैं? टेन थीटा। हाँ, V sin थीटा आएगा, cos थीटा आएगा? तो V R2 is equal to U1 is equal to VR2 cos थीटा आएगा, VR1 cos थीटा, VR1 cos थीटा। ओके, तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो VR2 हमें फाइंड आउट करना है, तो ये cos थीटा नीचे चला जाएगा। U1 की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से हमें VR1 मिल जाएगा, VR1 मिल जाएगा। ओके, अगर VR1, चलो हमने अब VR1 भी कैलकुलेट कर लिया, अब क्या करेंगे, अब V1 को कैलकुलेट करना है। VR1 कैलकुलेट कर लिया, तो V1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो tan थीटा वाला इक्वेशन, tan थीटा की इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। इसकी वैल्यू पता है, VR2 की पता है, U1 की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे tan थीटा का इक्वेशन यूज करके कौन सा V1 निकाल सकते हैं, V1 निकाल सकते हैं। ओके, तो चलो मैं आपको आगे आगे चलते हैं तो आपको पता चल जाएगा। चलो आगे मैंने सॉल्व करके रखा है पूरा। ओके, चलो थीटा एंगल, फाई एंगल दे के रखा है, फाई भी 30 डिग्री है, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। चलो VF1 ये क्या है, कि ये क्या है, VF1 इज इक्वल टू V2, ये क्या लिखा हुआ है, ये वाटर एंटर द इम्पेलर रेडियली एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज कांस्टेंट। ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो किसको बोला है हमने, VF को बोला है। ओके, तो VF1 इज इक्वल टू VF2, ये भी इक्वेशन में देकर आपके एग्जांपल में देकर रखा है, VF1 इज इक्वल टू VF2। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, कि टोटल पावर, टोटल इंपेलर पावर डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ, यहाँ पे क्या क्या इंपेलर पावर यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके, ये हमने पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, रो क्यू इंटू जी, रो क्यू इंटू जी। तो पावर का इक्वेशन जो था उसमें से हमने ये निकाला, ये कौन सा हेड है, ये कौन सा ऑयलर हेड हमें फाइंड आउट करना है, कौन सा ऑयल फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या इसको कैसे सॉल्व करा किया है। देखो मैंने पूरा सॉल्व किया इसको, एक बार देखो कैसे सॉल्व किया। तो पहले तो U1 को फाइंड आउट किया, जो हमने पहले फाइंड आउट कर दिया, U2 को फाइंड आउट कर दिया, U2 भी मिल जाएगा, VF1 इज इक्वल टू VF2 है। ओके, तो U1 की वैल्यू हमें मिल गई, U2 की वैल्यू मिल गई, थीटा हमारे पास है, फाई हमारे पास है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ये आपको बोला था मैंने, tan थीटा वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे।
पहले तो थीटा, तो v1 इंटू u2 tan थीटा इज इक्वल टू v1 बाय u2, तो यहाँ से आपको v1 मिल जाएगा। ओके, थीटा की वैल्यू हमारे पास है तो v1 बाय u2, तो हमारा ये v1 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो u वैल्यू मिल गई, u2 वैल्यू मिल गई, v1 की वैल्यू मिल गई, तो अब v1 इज इक्वल टू vf1 है, v1 इज इक्वल टू vf1 है। ओके, यहाँ पे जो है v1 इज इक्वल टू vf1 है। अब आपको पता है कि फ्लो कांस्टेंट है, ये पूरी ब्लेड से अगर फ्लो जा रहा है तो फ्लो कंपोनेंट तो vf1 इज इक्वल टू vf2 है, ये आपको पता है। यहाँ पे आपको vf2 कौन सा है, ये वाला है, ये कंपोनेंट है vf2, ये आपको पता है कौन सा है vf1, v1 इज इक्वल टू vf1 इज इक्वल टू vf2, ये कांस्टेंट है। ओके, तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, चलो vf1 भी मिल गया, अब क्या करें, चलो vf1 भी मिल गया, अब क्या करें हम, यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, एक तो इसकी थीटा की वैल्यू पता है, चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या पता है, ये थीटा पता है, ये vf1 पता है, ये थीटा पता है, ये vf1 पता है, और ये u पता है आपको, u कौन सा, u2। ओके, तो अब बाकी के कंपोनेंट निकालने हैं, तो कैसे निकाले बाकी के कंपोनेंट, चलो यहाँ पे मैं ये tan थीटा वाला इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, ये tan थीटा थीटा ये फाई मुझे पता है, तो यहाँ पे मैं tan फाई को यूज करूँ कैसे, तो ये डिवाइड बाय दिस पोर्शन। ओके, ये डिवाइड बाय ये पोर्शन। ओके, तो ये पोर्शन कौन सा है, तो टोटल u है, टोटल यहाँ से यहाँ तक u है, और यहाँ से यहाँ तक vw2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा कितना पोर्शन होगा, तो u2 माइनस vw2। ओके, तो नीचे क्या आएगा, u2 माइनस vw2। ओके, तो इसके अंदर सारे, अब क्या क्या पता है मुझे, vf2 पता है, थीटा पता है, मुझे u2 पता है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, vw2 मिल जाएगा, जो हमें चाहिए vw2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ओके, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं, ओके समझ में आ रहा है। ओके, तो चलो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, vw2 मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको देखो vw2 की वैल्यू क्या आ रही है, तो उसमें भी देखते हैं। चलो vw2 की वैल्यू उसने कैलकुलेट करी तो 44.1, ये उसकी vw2 की वैल्यू आई। ओके, ये उसके vw2 की वैल्यू आई। अब vw2 की वैल्यू मिल गई, तो vw2 की वैल्यू मुझे मिल गई, ये रहा 17 पॉइंट कुछ आगे है, एक मिनट, ये रही vw2 की वैल्यू है 17.221। ओके, आप कैलकुलेट करना, घर पे ट्राई करना उसको कैलकुलेट करने के, अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे पूछना क्या क्या दिक्कत आ रही है। ओके, यहाँ से आपको vw2 की वैल्यू मिल गई, तो फिर क्या करना है, हमें इक्वेशन के अंदर पुट करने हैं। vw2 की वैल्यू मिल गई, तो सारे इक्वेशन में सब कुछ हमें मिल गया, v1 u1 w सब कुछ मिल गया, तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, तो आपका आंसर आएगा। एक बार देख लो, ये आंसर आएगा आपका, ये आपका आंसर आएगा। ओके, आपका जो फाइनल आंसर होगा ये वाला आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके, अब एक बार ट्राई करना। ओके, ओके सर, ऐसा है तो एक बार आपकी जो एग्जांपल है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ऐसा है तो आप इस एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक बार ट्राई करना घर पे, क्योंकि ऐसे एग्जांपल है ना आपके एग्जाम में कंपलसरी, एक एग्जांपल तो आता है इस ऐसे एग्जांपल में से। ओके, एक एग्जांपल कंपलसरी आता है इस टाइप के एग्जांपल में से, तो आपको ये एग्जांपल करना कंपलसरी है। आपके बुक के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे के रखे हैं, आपको सॉल्व आउट करने हैं उसको देख देख के। ओके 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 सर, ओके, और ये स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे ट्राई करो उसको सॉल्व करने का। ओके, आपके एग्जाम में ये आपकी मिड टर्म होगी ना, सेकंड मिड टर्म, इसमें इस टाइप का एग्जांपल होगा, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके पिक कर सकते हो। ओके, ये आपके मिड टर्म के अंदर हो सकता है ऐसा एग्जांपल, इसमें चेंजेस हो गए लेकिन ऐसा एग्जांपल, सेम एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, सेम टाइप का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा आपके मिड टर्म के अंदर। ओके सर हाँ बोलिए। ये वाली पीडीएफ मेल कर दें, ये वाली पीडीएफ, हाँ तो चलो मैं आप पीपीटी भेज दूंगा आपको। हाँ ठीक है, ठीक है ना, ओके, फिर उसको सॉल्व कर देना एक बार। हाँ सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लॉसेस के बारे में, पंप इन लॉसेस। अब हमने अभी तक लॉसेस के बारे में कुछ स्टडी नहीं की कि पंप हो गया तो ऐसा नहीं है कि सारा जो भी पंप वाटर के पास जो भी पंप हमारे पास पावर अवेलेबल होगी सारी की सारी वाटर के पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा।
तो इसके लिए चलो, तो हमारे सबसे पहले क्या है, एक शाफ्ट होगा, शाफ्ट के ऊपर क्या है, इम्पेलर है हमारा, शाफ्ट के ऊपर क्या है, इम्पेलर है, इम्पेलर के बाहर क्या है, केसिंग है हमारा, इम्पेलर के बाहर क्या है हमारा, केसिंग है, यहाँ से हमारा डिलीवरी पाइप होगा। ओके, तो ये इम्पेलर जो है, ओके, वो किस पे माउंट है, तो ये शाफ्ट पे सेट किया हुआ है, ये शाफ्ट पे सेट किया हुआ है। तो शाफ्ट के ऊपर जो अवेलेबल पावर होगी वो मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी, जो पावर शाफ्ट पे अवेलेबल होगी तो वो सबसे ज्यादा होगी, तो इसको बोलेंगे शाफ्ट पावर, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। इक्वेशन क्या था ना हमारा, जो शाफ्ट पावर का इक्वेशन, रो क्यू वी डब्ल्यू टू इंटू यू टू। ओके, ये इक्वेशन क्या था, शाफ्ट पावर का इक्वेशन था। अगर एग्जांपल में पूछ लिया कैलकुलेट दी शाफ्ट पावर, तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है शाफ्ट पावर को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, उसके बाद अब ये जो पावर होगी, सब सारी की सारी पावर यहाँ पे तो कन्वर्ट नहीं होगी, यहाँ पे इम्पेलर पे तो नहीं आएगी, क्योंकि पावर शाफ्ट पे पावर ज्यादा होगी, कुछ लॉसेस हो जाएगा, किसके अंदर, बेरिंग्स के अंदर कुछ लॉसेस हो जाएगा, जिसको मैकेनिकल लॉसेस भी बोलते हैं। तो बेरिंग के अंदर, शाफ्ट के जो पावर होगी उससे थोड़ी सी कम होके फिर इम्पेलर पे जाएगी। तो इम्पेलर पावर में ये जो जो पोर्शन नीचे वाला जो बाकी है, ये है हमारा लॉसेस। ओके, ये लॉसेस किसकी वजह से हुआ, बेरिंग लॉसेस जिसको बोलते हैं, बेरिंग लॉसेस ड्यू टू बेरिंग, बेरिंग की वजह से ये लॉसेस हो गई, शाफ्ट के अंदर जो बेरिंग होगी ना उसकी वजह से ये लॉसेस हो गए। अब ये जो इम्पेलर के पास जो पावर आई, अब जिसके इसके पास बची हुई जो पावर आई, अब वो सारी की सारी पावर कन्वर्ट नहीं होगी, उसकी किसके अंदर, सारी की सारी पावर लिक्विड के पावर के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। तो जो जो कन्वर्ट होगी, जो सारी पावर, क्योंकि इसके अंदर ब्लेड के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगी, लिक्विड के साथ जो फ्रिक्शन लगेगा, इसकी वजह से फ्लूइड के अंदर भी लॉसेस होगा। ओके, जिसकी वजह से फ्लूइड के अंदर भी लॉसेस होगा। तो ये सारे लॉसेस हैं, वो क्यों, किस लिए है, तो इम्पेलर और केसिंग के, इम्पेलर और केसिंग के फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से ये लॉसेस होगा। ये वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन जो पावर बची थी, ये इम्पेलर के पास जो पावर बची थी उसमें से भी कुछ लॉसेस हो जाएंगे। तो ये जो लॉसेस है वो है इम्पेलर और केसिंग के जो फ्रिक्शन लॉसेस उसकी वजह से होगी। तो ये जो बचा हुआ पावर है इसको क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक पावर बोलते हैं, जिसको क्या बचा हुआ पावर, जो हमने पहले भी देखा कि बचे हुआ मैनोमेट्रिक पावर हेड को क्या बोलते थे, मैनोमेट्रिक हेड में तो सारे लॉसेस को निकाल के जो हेड बचता है उसको मैनोमेट्रिक हेड बोलते थे। और मैनोमेट्रिक पावर किसको बोलते हैं, सारे लॉसेस को निकाल के जो पावर बचेगा उसको मैनोमेट्रिक पावर बोलेंगे। तो मैनोमेट्रिक पावर का इक्वेशन ये है, रो क्यू जी इंटू एच एम। एच एम क्या है, मैनोमेट्रिक हेड है, एच एम क्या है, मैनोमेट्रिक हेड है। और इम्पेलर पावर का भी इक्वेशन हमने देख लिया, रो क्यू डब्ल्यू टू इंटू यू टू, ये भी इक्वेशन हमने देख लिया। ओके, और पावर, टोटल पावर हमें जो कैलकुलेट करना है, शाफ्ट के ऊपर अवेलेबल जो पावर है वो तो पी के फॉर्म में होगा। ये इक्वेशन है किसके लिए है, इम्पेलर पावर के लिए इक्वेशन है, और ये इक्वेशन है किसके लिए, मैनोमेट्रिक पावर के लिए इक्वेशन है। ओके, तो ये तीन टाइप के अलग अलग पावर है, इम्पेलर पावर, शाफ्ट पावर, इम्पेलर पावर एंड मैनोमेट्रिक पावर। मैनोमेट्रिक पावर क्या है, जो लास्ट में बचा है जो पावर, वो है मैनोमेट्रिक पावर। और इम्पेलर के पे जो पावर आया वो है इम्पेलर पावर। और शाफ्ट पावर क्या है, और शाफ्ट पावर क्या है, जो हमारे पास अवेलेबल था पावर, जो भी हमने मोटर के रूप में, या पंप को कैसे मोटर से रोटेट करेंगे, मोटर के पास जो पंप जो पावर है तो वो आएगा शाफ्ट पावर के अंदर। ओके, तो ये लॉसेस होते होते सिर्फ फाइनली बचेगा मैनोमेट्रिक पावर। तो हमें जो यूजफुल होगा, जो एनर्जी कन्वर्जेशन करेगा, तो वो होगा मैनोमेट्रिक पावर, बाकी तो सब लॉसेस है। ओके, एच एम क्या है, एनर्जी, ये तो हमने एच एम तो देख लिया, ये मैनोमेट्रिक हेड है, ये इसके बारे में देख लिया। ओके, ये सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ओके, चलो एक चीज यहाँ से, इसके इसके बीच में जो एफिशिएंसी मिलती है, यानी कि शाफ्ट पावर ज्यादा होगा, इम्पेलर का पावर कम होगा, तो इम्पेलर पावर डिवाइड बाय शाफ्ट पावर, तो ये एफिशिएंसी किसकी मिलेगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं जिसको। इसको अगर इम्पेलर से जो कन्वर्ट होकर मैनोमेट्रिक पावर में कन्वर्ट होगा, तो इसके बीच में जो एफिशिएंसी मिलेगी उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। और इसके बाद जो एफिशिएंसी मिलती है इसकी, और फाइनली जो हमें फ्लो मिलता है क्यू, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंप एफिशिएंसी, टोटल ओवरऑल एफिशिएंसी। ओके, तो ये था आपका टॉपिक आज का। ओके, जिसको हमने आज डिस्कस कर लिया। ओके, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप एक ट्राई करना, घर पे एग्जांपल ट्राई करना सॉल्व करने का, पंप का एग्जांपल। ओके, अगर ये ट्रायंगल आपको आ गया तो आपको टरबाइन वाला पोर्शन भी आ जाएगा, क्योंकि टरबाइन में भी यही वेलोसिटी ट्रायंगल है, तो आपको स्टडी करने हैं, बार बार स्टडी करने हैं, बार बार एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, और उसके उसके हेल्प से उसके अंदर आपको जो, ओके, अगर ये एग्जांपल को समझ में आ गया तो बाकी के एग्जांपल भी आपको समझ में आ जाएंगे, और उसके अंदर से आपके एग्जाम में कंपलसरी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे वेटेज है उसके। ओके, तो घर पे स्टडी करना,
पंप एंड टरबाइन आपको कंप्लीट करना है। ओके, इस मिड टर्म के से पहले भी पंप एंड टरबाइन आपको कंप्लीट करना है, बाकी भी छोटे से पोर्शन बाकी रह जाएंगे जो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, बाय, गुड सर बाय। ओके, आज का मिड टर्म कब होंगे? कंप्लीट होता है। मिड टर्म कब होंगे? और कल लेक्चर स्टार्ट होगा, फिर से दूसरा लेक्चर कल स्टार्ट होगा। ओके।